हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेट थ्योरी। सेट ठीक है। तो सेट की डिफिनीशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सेट के बारे में। सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने हमको बताया था। किसने बताया था? जॉर्ज कैंटर ने। सबसे पहले सेट के बारे में हमको जॉर्ज कैंटर ने बताया था। ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। और जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। तो मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ डिफिनीशन ऑफ अ सेट। तो देखो, सेट की डिफिनीशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो मैंने यहाँ पे दो वर्ड आपको अंडरलाइन किया, एक वेल डिफाइंड और सेकंड क्या है? डिस्टिंक्ट। तो क्या होता है वेल डिफाइंड टर्म? क्या है वेल डिफाइंड से हमारा मीन है, हमारा सेंस है कि एक हमको रूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रूल, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा, क्लियरली हम लोग ये बता पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट उस सेट में बिलोंग कर रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब क्या, हमको वेल डिफाइंड से मतलब क्या, एक रूल मिलेगा जिससे हमको ये बता पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसको मतलब क्या है, इस रूल को फॉलो करता है और कौन सा नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेट। वैसे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को फिर हम लोग क्या बोल देते हैं? सेट, जो कि इस रूल को फॉलो कर जाते हैं, वेल डिफाइंड हो। ठीक है। और डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? सेट में जैसे जो एलिमेंट रहेंगे सब जो सेट के ऑब्जेक्ट है वो सब डिस्टिंक्ट रहेंगे। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा सेट में। यही मतलब है। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ वेल डिफाइंड से सेंस, कहने का सेंस। तो देखो, नंबर वन मैंने ऐसे कर दिया, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टूडेंट इन योर क्लास। क्या? शॉर्ट स्टूडेंट। तो आपको अपने क्लास में क्या करना है? शॉर्ट स्टूडेंट्स को देखना है। अब कोई आपके क्लास में, आपने मान लो कलेक्शन बना रहे हो, तो आपने किसी स्टूडेंट्स को देखा और उसको आपने शॉर्ट में टिक कर दिया। बट आपका कोई फ्रेंड हो, उसके अकॉर्डिंग वो टॉल लग रहा हो तो उसको टॉल में टिक कर देगा। तो इससे आपको वेल डिफाइंड नहीं मिल रहा है कि आप किसी भी स्टूडेंट को शॉर्ट नहीं बोल सकते हो। शॉर्ट टर्म वेल डिफाइंड नहीं है। सो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टूडेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। फिर अगर मैंने ऐसे बोला, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज मोर देन 5 फीट, मतलब क्या, उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन करना है जिनकी हाइट क्या हो? 5 फीट से ज़्यादा हो। तो अब क्या होगा? अब इस कलेक्शन में वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा हो जाएगी, और जिनकी हाइट 5 फीट से कम होगी वो इस कलेक्शन में नहीं आएंगे। हमको क्लियरली पता चल रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा वेल डिफाइंड है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सेट। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ क्या? 12 मंथ। देखो, 12 महीनों के जो नाम है वो भी क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है। अब अगर सब मैं उसमें से एक चीज ये बोलूं, कलेक्शन ऑफ मंथ विच स्टार्ट विद लेटर जे, मतलब क्या, उन महीनों के नाम लिखने हैं जो कि लेटर जे से स्टार्ट होंगे। तो क्या क्या? जैसे जनवरी, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी तो एफ से है, मार्च, अप्रैल, मई, जून जे से। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा? जुलाई। तो ये जो कलेक्शन होगा ये क्या होगा? ये वेल डिफाइंड होगा। इसके बाद बाकी कोई मंथ का, कोई भी मंथ जे से स्टार्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अब आपको वेल डिफाइंड टर्म पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसके आगे। दो में क्या? एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो क्या हो? इच डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इच ऑब्जेक्ट इन दिस सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मतलब मैंने क्या बोला? देखो, सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, और जो हर कोई ऑब्जेक्ट उस सेट का क्या कहलाता है? एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1 2 3, ये हो गया। ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, सेट के जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं या सेट में जो ऑब्जेक्ट्स है वो लिखे जाते हैं, वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। तो देखो 1 2 3, ये क्या हो गए? वो इस सेट के एलिमेंट हो गए। ठीक है। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज, इच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। तो समझ में आया कि मतलब हर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, तो इच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, तो हर कोई ऑब्जेक्ट जो सेट का है वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट ऑफ द सेट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, एलिमेंट ऑफ द सेट। और नंबर 3 अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने? नोटेशन। नोटेशन फॉर द सेट। ठीक है। तो आपको
मतलब सेट की डिफिनीशन शायद क्लियर हो गई होगी, एलिमेंट ऑफ द सेट ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नोटेशन फॉर द सेट, हम लोग जो सेट को डिनोट करते हैं हम जनरली उसको किस लेटर से डिनोट करते हैं? पहला चीज़ क्या है, सेट को हम डिनोट करते हैं, सेट को हम डिनोट करते हैं जनरली कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, कहाँ तक, जेड तक। मतलब क्या, हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्या दिखा दूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर नंबर सेकेंड, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम जनरली अगर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिया जाए तो वो जनरली स्मॉल लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स होते हैं, या कोई हम लोग नंबर्स ले लेते हैं जैसे कि 1 2 3, या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बातें करते हैं, जैसे अगर वो किसी पर्सन का नेम हुआ, सेट में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, पर्सन्स रख सकते हैं, फ्रूट्स का नेम रख सकते हैं, मंथ्स का नेम रख सकते हैं, कुछ भी। तो जो नेम हम लोग रख रहे हैं उसको हम लोग रख सकते हैं सेट में, बट वो क्या है, एक रूल के थ्रू हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेरे ख्याल से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट के एलिमेंट्स किस तरीके से होते हैं। जनरली वो स्मॉल लेटर से रहते हैं, या 1 2 3 मतलब नंबर टाइप के रहते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट्स हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब नंबर 3, जैसे मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 और मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया b स्मॉल लेटर का, ठीक है। ये देखो 4 एलिमेंट हो गए सेट में, ठीक है। अगर मैं अब ये बोलूँ कि क्या b जो है सेट a का एक एलिमेंट है, या मैं ये बोलूँ कि 2 जो है सेट a का एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ऐसे मैं लिख दूँ 2 सेट a का एलिमेंट है। अगर मैं ये बोलूँ 2 सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, तो इसको एक मैं दूसरे तरीके से शॉर्ट टर्म वे से भी डिफाइन कर सकता हूँ, 2 बिलोंग टू ए। देखो ये सिंबल आप देखो, इस सिंबल को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बिलोंग करने के लिए। किसके लिए, कि अगर हमको ये बताना हो कि कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2 बिलोंग ए, 2 बिलोंग ए मतलब क्या कि 2 ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या 2 ए का एक एलिमेंट है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूँ 4 की, देखो 4 क्या ए में बिलोंग कर रहा है, ए का एलिमेंट है, देखो 1 2 3 और b, तो 4 तो नहीं है a का एलिमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, 4 a का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो सेट भी लिख सकते हो, 4 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। अब 4 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसको हम शॉर्ट वे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई सेट का एलिमेंट होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिलोंग का सिंबल। और अगर कोई एलिमेंट जो है सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब कि उस सेट को लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके पास सीधे आता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे, ठीक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्या हमारा है, जो फर्स्ट मेथड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर मेथड, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड, मतलब लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। और थर्ड हमारा क्या है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड। ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, दूसरे मेथड कौन सा है, ठीक है। देखो हम लोग जो सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं 2 मेथड से करते हैं। पहले मेथड का नाम क्या है, टेबुलर मेथड इसको बोलते हैं, या लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, या रोस्टर मेथड बोलते हैं। और सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, और
सेट बिल्डिंग मेथड, क्या बोल सकते हैं, सेट बिल्डिंग। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डिंग मेथड। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड होता है हमारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डिंग मेथड। अब इसके देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबलर मेथड की बात। टेबलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सेट के जो सारे एलिमेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। ठीक है, इस टेबलर मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेट के सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और दो एलिमेंट के बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और देखिए दो एलिमेंट के बीच में हमने कॉमा लगा दिया। तो इस मेथड को टेबलर मेथड, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये b इज इक्वल टू क्या लिखा, ABCD, तो क्या हो गया, टेबलर मेथड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसको एज अ वेरिएबल हम लोग लिखते हैं। प्रॉपर्टी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेट के जो एलिमेंट होते हैं एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद उसके लिए रूल लिख देते हैं कि यक्स कैसे मतलब वो लिखा जाएगा, यक्स को हम कैसे चूज करेंगे। जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया, इसको कैसे लिखा जाता है, जो प्रॉपर्टी मेथड होता है x, px टाइप का। ठीक है, तो x मतलब क्या, x कोई वेरिएबल होगा और यहाँ पे इसको चलो rx लिख देते हैं। rx मतलब क्या होगा, रूल होगा, r के x सच दैट रूल, यहाँ पे क्या होगा, x के लिए रूल होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है, x सच डेट rx। इसका मतलब क्या होगा, x के लिए रूल होगा कि x किस तरीके से हमारे सेट में बिलोंग करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं क्या ले सकता हूँ, x सच डेट x इज डिवाइजर ऑफ 20। इसको मैंने क्या लिख दिया, x सच डेट x इज डिवाइजर ऑफ 20। मतलब क्या है, एक इस सेट में जैसे मैंने एक कोई सेट ले लिया A इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 20। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कैसा एलिमेंट होगा जो कि 20 का डिवाइजर हो, ऐसे एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो अब 20 के डिवाइजर कौन कौन है, एक तो 1 डिवाइड करता है 20 को, उसके बाद फिर क्या 2 डिवाइड करता है 20 को, फिर उसके बाद 4 डिवाइड करता है, फिर 5 डिवाइड करता है और उसके बाद 10 के बाद 20। तो ये एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग करेंगे। समझ में आपको, मतलब क्या है, अब आपको मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डिंग मेथड समझ में आ गया होगा। मतलब हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट को एज अ वेरिएबल, मतलब क्या इसके एलिमेंट में कोई, इसके एलिमेंट के जगह पे हम कोई एक वेरिएबल लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा, और उसके बाद सच डेट करके रूल लिख देते हैं कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उसमें कैसे एलिमेंट होंगे। जैसे मैंने x लिखा, सच डेट x इज डिवाइजर ऑफ 20, मतलब क्या है 20 को डिवाइड करने वाले सारे के सारे नंबर वे इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो कौन कौन 20 को डिवाइड करते हो, 1 2 4 5 10 और 20। एक और लिख देता हूं, x सच डेट x स्क्वायर लेस देन 9। अब दूसरा मेरा क्या है कि x हो और सच डेट x का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो वो क्या हो, 9 से छोटा हो। और दूसरा, और इसी में एक टर्म और भी लिख दे रहा हूं, एंड x इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से समझ में आ गया होगा आपको कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 इस टाइप का हो। और कैसे हो, यक्स कैसा हो, मतलब वो यक्स जो आप नंबर लोगे तो वो ऐसा होना चाहिए, उसका स्क्वायर कर दो तो 9 से छोटा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, पहले 1 लिया क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा जो कि 9 से छोटा है। फिर कौन सा आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 2 जा 4, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है और 4 वो भी 9 से छोटा है तो इसलिए 2 भी इस सेट में आ जाएगा। फिर 3 लेता हूँ,
3 त्रिका 9, और 9 जो है इससे क्या हो गया, बराबर हो गया 9 के। और हमको क्या करना है, हमको ऐसा x लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 9 से छोटा नंबर मिले। तो इसलिए 3 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, इस सेट में 2 ही बिलोंग करेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या क्या आपको बताया, सेट की डिफिनीशन बताई, कि एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं ये भी मैंने बताया आपको। फिर मैंने आपको सेट के लिए नोटेशंस बताया क्या क्या होते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।